What's up everyone? Welcome back to the channel। तो चैप्टर नंबर 1 ऑफ यूनिट 1 भी हम लोगों ने करा और इन टोटल 4 चैप्टर्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के आपके पूरे हो गए हैं। अब शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 5 और इस चैप्टर में थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो मे बी 2 पार्ट्स में बनेगा या 3 पार्ट्स में ही बने, बट इसको हम अभी पूरा एट अ स्ट्रेच कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फिर जल्दी से शुरू करते हैं चैप्टर 2, फिर आपका थर्ड बचेगा और इंडियन इको कंप्लीटली ओवर। आइए लेट्स बिगिन। चलिए जी शुरू करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 इंडियन इकोनॉमी 1950 से 1990। इन 40 इयर्स की प्लानिंग कि हमारे कंट्री को जब हम आज़ाद हुए, जब हम इंडिपेंडेंट हुए, तो उस सिनारियो में किस तरीके से प्लानिंग करी गई, हमारे लीडर्स ने क्या क्या करा, किस हिसाब से सारा सिस्टम बनाया, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमारी इंडियन इकोनॉमी की कंडीशन बताई गई है इन बिटवीन 1950 से 1990। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले टर्म के साथ जिसको बोलते हैं इकोनॉमिक प्लानिंग। इकोनॉमिक प्लानिंग का मतलब क्या होता है? बहुत सिंपल, इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए प्लानिंग करना। तो जब भी कोई देश आज़ाद होगा, सबसे पहले तो उसके जो लीडर्स होंगे वो प्लानिंग करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो व्हाट इज इकोनॉमिक प्लानिंग? अ सिस्टम अंडर विच अ सेंट्रल अथॉरिटी सेट्स अ नंबर ऑफ टारगेट्स। कोई भी एक सेंट्रल अथॉरिटी, हमारे यहाँ पे गवर्नमेंट, वो सेट करती है अ नंबर ऑफ टारगेट्स और स्पेसिफाइड प्रोग्राम्स और पॉलिसीज जो अचीव करने हैं एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में। ठीक है, अब वो बॉडी अलग अलग हो सकती है। जैसे हमारे यहाँ पे नीति आयोग को ये ड्यूटी दी गई है, नीति आयोग के बारे में हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली क्या होता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस इंडिया में इकोनॉमिक प्लानिंग कौन करता है? प्लानिंग कमीशन। इंडिया में कौन करता है इकोनॉमिक प्लानिंग? एक बॉडी बनाई है जिसको क्या बोला जाता है? प्लानिंग कमीशन। उसका काम ये होता है कि सारी प्लानिंग करना कंट्री के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। प्लानिंग कमीशन वाज सेटअप इन 1950 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर। प्लानिंग कमीशन 1950 सेटअप करा गया जिसमें चेयरमैन किसको बोला जाता है? प्राइम मिनिस्टर को बोला जाता है। इन फेब 2015 इट हैज बीन रिप्लेस्ड बाय नीति आयोग। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज करके नीति आयोग कर दिया गया है। नीति का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या डिसाइड करा कि इंडिया में प्लानिंग करी जाएगी, ग्रोथ डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करा जाएगा। अब प्लानिंग का टेन्योर भी तो होना चाहिए, तो डिसाइड करा गया कि हम लोग 5 साल को वो टाइम पीरियड मानेंगे जिसके लिए प्लानिंग करी जाएगी। तो 1950 में बॉडी सेटअप हो गई। पहला प्लान कब से शुरू हुआ? 1951 से। तो इंडिया में फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ 1951 से और 1956 तक ये चला। अभी हम करंटली कौन से प्लान में है? 13th 5 ईयर प्लान में है जो 17 से 22 तक चलेगा। याद रखना, अभी हम 13th प्लान में है। ओके, ये तो इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में था सब कुछ। अब डिस्कस करता हूं मैं इकोनॉमिक सिस्टम के बारे में कि व्हाट इज इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है? तो देखो यार, इकोनॉमिक सिस्टम होता है अरेंजमेंट बाय विच सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी आर सॉल्व। कि किसी भी इकोनॉमी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बेसिक 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स हैं जो आपने क्लास 11th में ही पढ़ी है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्या बनाना है, कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। अब ये 3 प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करा जाए, किस सिस्टम से सॉल्व करा जाए, इसी के लिए इकोनॉमिक प्लानिंग करी जाती है ना। तो अब देखो, सबसे पहले सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स कौन सी होती हैं? नंबर 1 व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। क्लास 11th में ही पढ़ी है, ऐसा कुछ बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है इनकी। अच्छा, अब जो प्लानिंग करी गई वो 2 तरीके से करी गई, एक डायरेक्टिव और एक कॉम्प्रिहेंसिव। डायरेक्टिव और कॉम्प्रिहेंसिव में क्या डिफरेंस होता है, ये भी बस आपको मीनिंग पता होना चाहिए। डायरेक्टिव क्या है? जिसके अंदर कोई भी स्टेट का पार्टिसिपेशन नहीं होता, यानी गवर्नमेंट का कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता, सब कुछ प्राइवेट सेक्टर करता है। इट इज परस्यूड इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर सारा रोल कौन प्ले करता है? प्राइवेट सेक्टर प्ले करता है। गवर्नमेंट जिस इकोनॉमी में सारा रोल प्ले करते हैं उसको बोलते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। अभी पढ़ेंगे हम उस चीज को। प्लानिंग इज सब्जेक्ट टू फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। जितनी भी प्लानिंग होती है वो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से होते हैं, इसको डायरेक्टिव प्लानिंग बोलते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव कौन सी होती है? जिसमें गवर्नमेंट करती है सारा काम। परस्यूड कौन सी इकोनॉमीज में चलती है ये? सोशलिस्ट में या मिक्स्ड में? सोशलिस्ट मिक्स को भी पढ़ेंगे, बहुत सिंपल है यार। डायरेक्टिव कौन सी? जो प्राइवेट सेक्टर के अंडर चलेगा। कौन सी इकोनॉमी में? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। कैसे होता है उसमें सारा प्लानिंग? डिमांड सप्लाई के अकॉर्डिंग होता है कि इकोनॉमी में किस चीज की डिमांड है, किस चीज की सप्लाई है, अकॉर्डिंगली काम करेंगे। कॉम्प्रिहेंसिव किसके थ्रू होती है? गवर्नमेंट के थ्रू। कौन सी इकोनॉमी में? सोशलिस्ट और मिक्स्ड में। ठीक है, अब डिस्कस करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज के।
तीन प्रकार की इकोनॉमीज होती हैं। सबसे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जिसमें सब कुछ, चाहे वो ऑनरशिप हो, चाहे वो कंट्रोल हो, चाहे वो कोई भी डिसीजन मेकिंग है, वो सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है, ठीक है। एन इकोनॉमी इन विच द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय इंडिविजुअल गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, और मकसद होता है पैसा कमाना, प्रॉफिट्स कमाना। रोल ऑफ गवर्नमेंट इज टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, इसमें भी गवर्नमेंट होता है लेकिन उसका रोल सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना होता है, ठीक है जी। इसके क्या क्या फायदे होते हैं? ज्यादा प्रोडक्शन होता है, ज्यादा प्रॉफिट्स होते हैं, जीडीपी तेजी से बढ़ता है। डीमेरिट्स क्या होते हैं? ये कलेक्टिव इंटरेस्ट को इग्नोर करता है, यानी वेलफेयर की बात नहीं करता, सिर्फ वो नीड्स पूरी होती हैं जो रिच, जो डिमांड कर रहे हैं उसकी होगी। ग्रोथ विदाउट सोशल जस्टिस, ग्रोथ तो है लेकिन सोशल जस्टिस नहीं है, इक्विवेलेंट ग्रोथ नहीं हो रही होती इसके अंदर। सोशलिस्ट इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर सब कुछ सरकार करती है। एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय द गवर्नमेंट एंड डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट। इसका मकसद क्या होता है? सोशल वेलफेयर करना। कैपिटलिस्ट का मकसद पैसा कमाना, इनका सोशल वेलफेयर करना। क्या मेरिट्स होंगे? इक्वालिटी होगी, ग्रोथ विद सोशल जस्टिस होगी। डीमेरिट्स क्या होते हैं? जीडीपी बहुत स्लो चलता है क्योंकि समाज सेवा में लगे रहते हैं। उसके बाद कोई प्रॉफिट्स नहीं होते खास, और कर्जा लेके काम करते हैं तो इकोनॉमी के ऊपर डेट चढ़ जाता है। मिक्स्ड इकोनॉमी कौन सी होती है? जिसके अंदर दोनों मिलके काम करते हैं। हमने बोला ना तो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर को देंगे ना सिर्फ गवर्नमेंट को देंगे, दोनों मिलके काम करेंगे, जैसा भारत में होता है, इंडिया में होता है। द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड ज्वाइंटली, बोथ सेक्टर प्ले इक्वल रोल इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इंडिया अडॉप्टेड द मिक्स्ड इकोनॉमी, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में सिस्टम चलता है। इसके बाद हम बात करते हैं लॉन्ग पीरियड और शॉर्ट पीरियड गोल्स का। दो प्रकार के गोल सेट करे गए हमारी इकोनॉमी में, एक को बोलते हैं लॉन्ग पीरियड, एक को बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। लॉन्ग पीरियड कौन से होते हैं? ये सारे के सारे वो 5 साल के लिए करे गए हैं कि पूरे 5 ईयर्स में हमें क्या क्या काम करना है। जैसे मैंने बोला कि हम लोग का फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो मेजर फोकस था वो एग्रीकल्चर पे था, तो लॉन्ग पीरियड गोल हो गया ये कि 5 साल में एग्रीकल्चर। अब उन 5 सालों में बहुत सारे छोटे छोटे प्लान्स बनाए जाएंगे, बहुत सारे छोटी नीतियां बनाई जाएंगी, पॉलिसीज बनाई जाएंगी, उसको क्या बोलूंगा मैं? शॉर्ट पीरियड गोल्स। तो जो लॉन्ग पीरियड गोल्स होते हैं वो 5 साल के लिए होते हैं, शॉर्ट पीरियड प्लान स्पेसिफिक होते हैं। उसके बाद इनको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग भी बोलते हैं, इनको हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लान बोलते हैं, ये याद रखना, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग वही गोल्स विच आर कॉमन टू ऑल द 5 ईयर प्लान्स। हर प्लान में इनका तो ध्यान रखा ही जाएगा, वो लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, हर प्लान में इस चीज को नजर में रखना है, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज लॉन्ग टर्म गोल्स एंड सच प्लानिंग इज कॉल्ड पर्सपेक्टिव प्लानिंग भी बोलते हैं इसको, जैसे जीडीपी, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस, ये याद रखना। यही हमारे मेजर गोल्स थे, मतलब जितने भी प्लान्स आए हर प्लान में ये 4 गोल्स कॉमन रहेंगे, मतलब चाहे जितने भी प्लानिंग हो सब में गवर्नमेंट फोकस इन 4 चीजों पे तो करेगा ही करेगा कि जीडीपी बढ़े, ग्रोथ हो, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, हर रीजन का इक्वल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, मॉडर्नाइजेशन आए, नया नया टेक्नोलॉजी आए, और सेल्फ सफिशिएंसी, हम किसी भी चीज के लिए बाहर वाले किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना हो, सब कुछ खुद बनाए। तो जीडीपी बढ़े, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हो, मॉडर्नाइजेशन हो और सेल्फ रिलायंस हो। याद रखना, इसको याद करने का तरीका है जेम्स: जीडीपी, इकोनॉमिक ग्रोथ, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। इकोनॉमिक ग्रोथ विद इक्विटी, ठीक है, जीडीपी, इक्विटी, मॉडर्नाइजेशन, सेल्फ रिलायंस। तो ये याद रहे, सेल्फ रिलायंस मतलब सेल्फ सफिशिएंसी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, गोल्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, ठीक है। अच्छा जी, अब शॉर्ट पीरियड गोल्स कौन कौन से थे? प्लान टू प्लान, छोटे छोटे जो रखे गए थे, जैसा फर्स्ट में एग्रीकल्चर, सेकंड में इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर के लिए छोटे छोटे बहुत सारे प्लान्स बनाए गए। दूसरा इंडस्ट्री में छोटे छोटे बहुत सारे प्लान्स बनाए गए। तीसरा सेल्फ सफिशिएंसी फॉर फूड ग्रेन्स, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ये आपको पता होने चाहिए कि कौन सा प्लान किस पे फोकस कर रहा था, ये आपको पता होने चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा लर्न करने वाला टॉपिक है, इसको पूरा स्क्रीनशॉट लो तरीके से। इसके बाद इसका स्क्रीनशॉट ले लो पूरे के पूरे 12 प्लान्स के बारे में, ठीक है जी। अब हम चलते हैं फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, कि हमने जितनी भी इकोनॉमिक प्लानिंग करी कहां तक? 1991 तक, यानी उन 40 इयर्स में 1950 से 1990 तक उस प्लानिंग के क्या फीचर्स रहे होंगे। तो सबसे पहला जो फीचर रहा वो रहा हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। जो फोकस रखा गया या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, रिलायबिलिटी जो थी वो किस पे थी? सारी गवर्नमेंट सेक्टर पे थी। देखो यार, नया देश आज़ाद हुआ है, प्राइवेट सेक्टर के पास अभी पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, तो वो भी किस पे डिपेंडेंट है? सारा का सारा गवर्नमेंट के ऊपर। तो हैवी रिलायंस वाज ऑन पब्लिक सेक्टर।
छोटी छोटी इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट किया गया था, प्रोटेक्शन दिया था स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को, बाहर से हम किसी कंपनी को आने नहीं देते थे, छोटी छोटी कंपनीज को हम यहाँ पे रखते थे, बड़ी हम किसी भी कंपनी को नहीं आने देते थे। रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे बनाए गए थे, मतलब इंपोर्ट को रोका जा रहा था बहुत एक्सटेंड तक, सो दैट जो वहां से अगर मशीन मेड गुड्स आएंगे, चैप्टर 1 में पढ़ा था ना, मशीन मेड गुड्स आएंगे तो हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी। वी वांटेड कि हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज चलती रहें, बची रहें, तो उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करी जा रही थी। उसके बाद फोकस ऑन सेविंग पे और इन्वेस्टमेंट पे फोकस करा जा रहा था। उसके बाद फोकस ऑन इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं, पूरा पॉलिसी है। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब कि हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, इंपोर्ट की जगह डोमेस्टिक प्रोडक्शन करेंगे, सब कुछ इंडिया में बनाएंगे, इंपोर्ट रोक के डोमेस्टिक प्रोडक्शन करो। उसके बाद हमारे को उससे फॉरेन एक्सचेंज की वहां से फॉरेन एक्सचेंज चला जाता था, अगर इंपोर्ट करते थे तो पैसा जाता था ना, वो भी बढ़िया हो जाता, कंट्रोल हो जाता। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉरेन कंपटीशन, हम फॉरेन कंपटीशन से भी अपनी इंडस्ट्रीज को बचाना चाहते थे, तो याद रखना पब्लिक सेक्टर मेजर रोल प्ले करेगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करा जाएगा। सेविंग इन्वेस्टमेंट पे ध्यान दिया जाता कि लोग जोड़ें और इन्वेस्ट करें इकोनॉमी में। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पे फोकस किया जा रहा था कि हम लोग इंपोर्ट ना करें, सब इंडिया में ही बनाएं। उसके बाद फॉरेन कंपटीशन से भी हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को बचाने की कोशिश थी। अच्छा जी, उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन कैपिटल, बाहर से कर्जा भी हम ना लें, सो दैट डेट ना हो हमारे ऊपर। ये कुछ चीजें थी जो फोकस में थी। फिर प्लानिंग में क्या क्या हमारे को सक्सेस मिली, क्या क्या सक्सेस मिली इन 40 साल में, कुछ तो फायदा हुआ होगा, देश आजाद हुआ है। क्या क्या, हमारा नेशनल इनकम बढ़ा, यानी जीडीपी बढ़ा। यार देखो ऑब्वियस सी बात है, देश आजाद हुआ है, लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन होगा, जीडीपी तो बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ा। लोगों का पर पर्सन इनकम बढ़ा, पर कैपिटा इनकम इंक्रीज हुआ। सेविंग और इन्वेस्टमेंट्स की लोगों को आदत डली, लोगों ने सेव करना, इन्वेस्ट करना सीखा। ग्रोथ एंड डाइवर्सिफिकेशन, इंडस्ट्री में काफी ग्रोथ हुई, डाइवर्सिफिकेशन हुई। वाइडर अपॉर्चुनिटीज ऑफ एम्प्लॉयमेंट, लोगों को काम मिला, रोजगार मिला, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ी। और इकोनॉमिक और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी डेवलप हुआ। इकोनॉमिक का मतलब वही बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लगी, बिजनेसेस बने, और सोशल का मतलब हेल्थ पे भी, एजुकेशन भी ग्रो हुआ। इस तरीके से ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए। इसके बाद क्या क्या चीजें हैं जो नहीं हो पाई, किस तरीके से हम फेल हो गए। सबसे पहला पॉवर्टी, गरीबी बहुत ज्यादा। इन्फ्लेशन, महंगाई को हम आज तक भी नहीं कंट्रोल कर पाए, तब भी नहीं हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट चलता रहा क्योंकि जनसंख्या बहुत थी, एम्प्लॉयमेंट तो था बट बहुत ज्यादा नहीं कर पाए क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। इनएडिक्वेट इकोनॉमिक एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारे पास अभी भी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, स्क्यूड का मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, बहुत ज्यादा इस तरीके की चीजें हो रही थी। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन था इनकम और वेल्थ का। ठीक है जी, ये सब प्रॉब्लम्स थे। तो ये हमारा एक कॉमन टॉपिक यहां पे आके कंप्लीट हो जाता है। ये सारे कॉमन प्रॉब्लम्स थे जो हमारी इकोनॉमी में हो रहे थे, इश्यूज, टॉपिक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, अब हम यहां से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और फॉरेन ट्रेड, वही 3 टॉपिक्स, उनके बारे में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो देखना किस तरीके से एग्रीकल्चर में, किस तरीके से इंडस्ट्री में, किस तरीके से फॉरेन ट्रेड में सारी चीजें हुई हैं। अरे बेटा जी इधर आओ, इधर आओ, क्या चाहिए आपको, व्हाट डू यू वांट, क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए मुझे बताओ, मैं वीडियो कैसे बनाऊं। गाइस तुम लोग को एक चीज दिखाता हूँ, ये देखो, इनसे मिलो, आजा इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इधर आ, इनसे मिलो, या इनसे मिलो जरा आप, वहाँ सबको हाय बोलते जरा कैमरे में। गाइस ये चिंटू मिंटू है ना, ये हैं, यहीं घूमते रहते हैं और काम करने नहीं देते हैं। अब तुम देखो जरा, चल जा जा। हमारे पास ऐसे बहुत सारे डॉग्स हैं, बहुत सारे पपीज हैं, बहुत सारे एनिमल्स हैं जो कि देखने को मिलते हैं, हमारे आसपास रहते हैं। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हो तो आपको पता होगा कि आई जस्ट लव एनिमल्स, और आई रियली विश कि हमारे देश में जितने भी लोग हैं वो सभी इन बेजुबानों को इसी तरीके से केयर करें, इसी तरीके से प्यार करें, क्योंकि यार इनकी भी वैसी ही लाइफ होती है, इनके भी वैसे ही इमोशंस होते हैं, ये लोग सिर्फ बोल नहीं सकते। तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, अगर आप देखते हो कोई एनिमल, अभी जैसे सर्दी चल रही है तो ठंड का मौसम है, किसी को अगर बहुत ज़्यादा, अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा क्लोथ्स हैं तो आप उन्हें दो रहने के लिए, और कुछ नहीं तो एक, कम से कम एक रोटी दिन की ज़रूर दो, किसी ना किसी की बहुत हेल्प होगी। तो गाइज बस इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और फिर हम आगे चलते हैं कुछ और चीज़ों के लिए, और इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको कुछ नई चीज़ें बताता हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, कीप स्टडिंग सुपर हार्ड। थैंक यू।